हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 19th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। वीडियो के लास्ट में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। डेली बेसिस पे वहाँ पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड होती है, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप आसानी से डाउनलोड करके उनके नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। तो 19th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवतावाद का दिन। आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए जब भी जहाँ पे भी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की शुरुआत की है। बेसिकली हुआ क्या था, 2003 में बगदाद के एक होटल में बॉम्ब अटैक हुआ था जिसमें 22 ह्यूमैनिटेरियन जो वर्कर्स थे उनकी जान चली गई। ठीक है, जिसके बाद उसके 5 साल के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें कहा गया कि हम 19th ऑफ अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन एक कैंपेन भी रन हो रहा है बाय द यूनाइटेड नेशन और उस कैंपेन का जो मोटो है वो है नो मैटर व्हाट, ह्यूमैनिटेरियन आर यूनाइटेड बाय अ शेयर्ड मिशन टू सेव एंड प्रोटेक्ट लाइव्स। अब यहाँ पे थीम क्या है, तो थीम है इट टेक्स अ विलेज। ये इस साल की यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम है। बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, उसमें थीम जो है वो नो मैटर व्हाट लिखी हुई है, बट एक कैंपेन की थीम है। इस दिन की थीम अलग है, आप जाके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स पर डिस्कशन करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कुछ नई स्कीम्स के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। क्लियर है? इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे एंड पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, मैं जो रन कर रही थी एक सीरीज हिस्ट्री की टू द पॉइंट सीरीज, जिसमें 5 साल के एसएससी के एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर के फॉर्म में सारे टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा था। तो उसमें आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री के 31 वीडियो अपलोड किए गए हैं। लास्ट जो वीडियो है वो कैबिनेट मिशन 1946 पे है। आई होप आप लोग ने वो सारे के सारे वीडियो देख लिए होंगे। और कल से स्टार्ट किया गया है मिडिवल हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का पहला टॉपिक है बैटल ऑफ तराइन। तराइन के बैटल को हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं और बैटल के साथ हम डिस्कस करेंगे वहां पर अरब और टर्की के जो इन्वेडर्स थे, उन्होंने जो भारत में आक्रमण किया था उस पर भी हमने डिस्कशन किया है और हमने मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के ऊपर भी वहां पर डिस्कशन किया है। टू द पॉइंट है विद PYQs। आप जाके उस वीडियो को देखिए, आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा और सारे के सारे वनडे एग्जाम को वो कवर करता है, आप कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए विथ इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे पहले पर्सन जो न्यूज में है वो है हरियाणा के न्यू डीजीपी। डीजीपी मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे अपॉइंट किया गया है? बेसिकली हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अपॉइंट किया है सतुरजीत सिंह कपूर को, जो कि नए डीजीपी होंगे हरियाणा के, और इन्होंने रिप्लेस किया है पीके अग्रवाल को। पीके अग्रवाल जी का जो टेन्योर है वो 15th ऑफ अगस्त को कंप्लीट हो गया। अब ये जो नए डीजीपी बने हैं इनका टेन्योर मतलब ये कब रिटायर होंगे? 2026 में इनकी रिटायरमेंट होगी। नेक्स्ट पर्सन हम देखेंगे न्यूज में है आरबीआई अपॉइंटेड PR शेषाद्री एज अ MD and CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक अगर हम बात करें तो 1929 में साउथ इंडियन बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। त्रिशूर में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PR शेषाद्री को अपॉइंट किया है एज अ MD एंड द CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो 3 सालों तक इस साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO रहेंगे। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो 1 October से स्टार्ट होने वाला है।
नेक्स्ट पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कल भी मैंने एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट रेसलर के बारे में आपको बताया था, अगर आपको नाम याद है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 61 केजी कैटेगरी मेल कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है, और वो गोल्ड मेडल जीतने वाले 4th नंबर के इंडियन हैं। तो उन प्लेयर का नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोग ने कल का सीए देखा होगा तो डेफिनेटली आप उनका नाम हमें कमेंट में बता देंगे। आज हम बात करने वाले हैं अगेन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन में हो रही है। 76 वीमेंस कैटेगरी, वीमेंस 76 केजी कैटेगरी फ्री स्टाइल में इंडियन रेसलर प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रिया मलिक का रिलेशन किससे है, तो ये रेसलर है, रेसलिंग करती हैं और ये 2nd नंबर की वीमेन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हासिल किया है। इन्होंने जर्मनी की प्लेयर को डिफीट किया है। शी बिकम जस्ट द 2nd वीमेन रेसलर फ्रॉम इंडिया टू बी क्राउन्ड अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो फर्स्ट वीमेन कौन थी? फर्स्ट वीमेन थी अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल पहली महिला थी जिन्होंने अंडर 20 या जूनियर वर्ल्ड टाइटल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इस 2nd नंबर की इंडियन रेसलर बन गई है प्रिया मलिक जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा इन्होंने अंडर 17, 2021, 2022 में भी जीत हासिल की थी। ठीक है, तो आपको प्रिया मलिक का नाम याद रखना है और अंतिम पंघाल का नाम तो आपको वैसे भी याद होगा, ये दोनों के दोनों रेसलर हैं। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में है वो है आदिल सुमरीवाला। कौन है ये आदिल सुमरीवाला? तो AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है ये। ठीक है, तो AFI चीफ आदिल सुमरीवाला इलेक्टेड टू द वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब ये जो वर्ल्ड एथलेटिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें एक चेयरमैन होता है, मतलब एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं। क्या बताया मैंने? ये एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड होती है उसमें प्रेसिडेंट है, 4 वाइस प्रेसिडेंट है और 3 मेंबर है। ठीक है, इतनी चीजें, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO होता है। इस तरीके से वर्ल्ड एथलेटिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बॉडी है, ठीक है, जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड चैंपियनशिप या टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराती है। वैसे ही इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है ट्रैक एंड फील्ड के लिए, और उसी के चीफ है आदिल सुमरीवाला, और इन्हें इलेक्ट किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने कहा कि 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनमें से एक है आदिल सुमरीवाला, और ऐसे इस पोजीशन पे पहुंचने वाली ये फर्स्ट इंडियन है। तो अपने आप में ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो AFI प्रेसिडेंट आदिल सुमरीवाला बिकम द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द वर्ल्ड एथलेटिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये AFI मतलब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं सिंस 2012। अभी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है उसमें प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होता है और 3 अपॉइंटेड मेंबर होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है। आदिल सुमरीवाला जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड एथलेटिक के, और इस हाईएस्ट पोस्ट में जाने वाले ये पहले इंडियन है। सुमरीवाला जो है वो ओलंपियन है, 100 मीटर रनर रहे हैं, और ये वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल के सिंस 2015 मेंबर रहे हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में अब पहुंच पाए हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था। क्लियर? चलो अगली बात कर लेते हैं। अगले पर्सन न्यूज में है। अगले पर्सन जो न्यूज में है एक बहुत ही शानदार तेलुगु एंड संस्कृत राइटर थे जिनकी डेथ हो गई है हैदराबाद में। सो तेलुगु एंड संस्कृत स्कॉलर राइटर कंडला कुंता अल्लाह सिंगराचार्यलू पास्ड अवे रिसेंटली इन हैदराबाद। इन्होंने तेलुगु भाषा में और संस्कृत भाषा में कई सारी बुक्स लिखी हैं, ग्रामर वर्क भी किया हुआ है। इनके कंट्रीब्यूशन के कारण इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, टाइटल्स को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जैसे कि राजा, महाराजा, महात्मा, ये जो टाइटल है वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आर्ट की फील्ड में, साइंस की फील्ड में आपको कोई अवार्ड मिलता है वो आपका टाइटल की कैटेगरी में नहीं आता। तो भारत रत्न या पद्म अवार्ड जो है वो टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें एज अ अवार्ड ही कंसिडर किया जाता है जो आर्ट या किसी फील्ड में आपको दिए जा रहे हैं।
टाइटल का मतलब है जैसे कि राजा महाराजा, ये जो सारे टाइटल है ये खत्म कर दिए गए हैं यूजिंग द आर्टिकल नंबर 18। ओके है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ स्कीम्स के बारे में जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। फर्स्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच। तो फ्लड वॉच एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है, पहला क्वेश्चन। तो फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो खुशविंदर बोहरा। खुशविंदर बोहरा जो कि चेयरमैन है सेंट्रल वाटर कमीशन के, उनके द्वारा फ्लड वॉच एप्लीकेशन को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नाम से समझ में आ रहा है फ्लड वॉच, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडी में क्या आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है, फ्लड की फॉरकास्टिंग कैसी है, मैपिंग कैसी है, कितना एरिया इफेक्ट हुआ है एटसेट्रा, तो वो सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और 24 घंटे की जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है अबाउट द फ्लड एंड फ्लड जोन, रियल टाइम फ्लड फॉरकास्ट पब्लिक के लिए इस एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले से या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में, ये लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो कि यूजर फ्रेंडली एप्लीकेबल है, आसानी से रीडेबल भी है और ऑडियो में भी अवेलेबल है। बहुत जल्दी एप्पल पे भी अवेलेबल हो जाएगी। इस फ्लड वॉच एप्लीकेशन को मैथमेटिकल मॉडलिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और सैटेलाइट नेविगेशन और डेटा एनालिसिस की मदद से तैयार किया गया है। इसलिए रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग हमको करके देती है, बाढ़ की हमको जानकारी देती है, किस एरिया में, किस जोन में, किस सिटी में आया है, कौन सा एरिया इफेक्टेड है, और आने वाले समय में मतलब 7 डेज की एडवाइजरी भी देती है कि मॉनसून का क्या इम्पैक्ट होगा, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें फ्लड आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी जानकारी इस एप्लीकेशन से मिल जाती है। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। इंडिया का फर्स्ट विलेज बन गया है माइम विलेज, जो कि अपना एटलस, बायोडाइवर्सिटी एटलस को रिलीज किया गया है। सो इंडिया फर्स्ट विलेज एटलस रिलीज। देखेंगे आप यहाँ पे गोवा के मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद सावंत, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। सो इंडिया का पहला विलेज एटलस किसने लॉन्च किया है, माइमे विलेज ने लॉन्च किया है, जो कि गोवा में है, और इसे लॉन्च किया गया है बाय द गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। ठीक है, इस एटलस में जो मैमे विलेज है उसमें 12th सेंचुरी तक जो भी सोशल कल्चर हिस्ट्री रही है वो दिखाया जाएगा। इस पूरे विलेज की बायोडाइवर्सिटी क्या है, फ्लोरा एंड फाउना क्या है, तो वो पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जो कि 250 पेजेस का एक पूरा डॉक्यूमेंट है, जो कि डिटेल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल मैपिंग प्रोवाइड करता है अबाउट द फ्लोरा एंड द फाउना, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द विलेज। क्लियर है। इस एटलस को किसने तैयार किया है, तो इस एटलस को तैयार किया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रार, प्रिपेयर्ड बाय द विलेज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फंड भी यहाँ पर दिया जाएगा इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर एक लेक जो यहाँ पर है उसके लिए 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी उसे मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स टू होल्ड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति नेक्स्ट ईयर। तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज को होस्ट करेगा इंडियन एयरफोर्स नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये एक इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसमें कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं, और अक्टूबर 2023 में इंडिया इस एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होगी, जिसमें 6 कंट्री तो अपनी एयरफोर्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और रिमेनिंग जो 6 कंट्रीज हैं वो एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर ड्रिल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो अक्टूबर 2023 में इंडियन एयरफोर्स होस्ट करने वाला है तरंग शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट बात करते हैं उद्गम। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम। तो उद्गम का मकसद क्या है वो हम थोड़ी देर बाद जान लेंगे, पहले हम उद्गम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। उद्गम का मतलब है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है ना, हमने कहीं बचपन में अकाउंट खुलवाया था, अब हम किसी कंपनी में काम करने के लिए गए, तो होता है ना, कोई कंपनी है एक्सिस बैंक में पेमेंट करती है, तो कोई कंपनी आईसीआईसीआई बैंक में पेमेंट करती है, तो अपने हर एक कंपनी का अपना एक होता है।
तो हमने किसी और बैंक में अकाउंट खुला लिया और हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं, पुराना जो अकाउंट था उसके बारे में हम भूल गए, उसमें कितना डिपॉजिट है हम भूल गए, तो 10 साल हो गए और आपने उस अकाउंट को यूज़ भी नहीं किया, तो ऐसा डिपॉजिट क्या हो जाता है, आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है। और ऐसे कई सारे अकाउंट है जिस पे किसी भी यूज़र ने, किसी भी कस्टमर ने कोई क्लेम नहीं किया है। इसलिए यहाँ पे उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके जरिए कस्टमर अपने अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम कर सकते हैं डायरेक्टली बैंक से कोऑर्डिनेट करके। आपका जो अनक्लेम डिपॉजिट है उसको क्लेम भी कर सकते हो और अनक्लेम जो डिपॉजिट का अमाउंट है उसको आप ऐसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो जो कि आप अभी यूज कर रहे हो। तो ये सारी फैसिलिटी बेसिकली आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल जिसका नाम है उद्गम अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। दिस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द आरबीआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है फॉर यूज बाय मेंबर ऑफ द पब्लिक टू facilitate and make it easier for them to search their unclaimed deposit across the multiple banks in one place। अलग अलग बैंक, 2-4 बैंक में अकाउंट खोल के रखे हैं, सब कहीं अनक्लेम डिपॉजिट है, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आप अपने सारे बैंक के अनक्लेम डिपॉजिट को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। क्लियर? तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस और कई सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक की मदद से इस पोर्टल को तैयार किया गया है। अभी तो फिलहाल 7 बैंक हैं जिनके अनक्लेम डिपॉजिट को आप क्लेम कर सकते हो और फेज्ड मैनर में दूसरे बैंक्स को भी ऐड किया जाएगा। अब वो 7 बैंक्स कौन कौन से हैं, तो इस पोर्टल पे जो अवेलेबल है फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, वही जिसके बारे में अभी स्टार्टिंग में बताया था हमने, ठीक है, डीबीएस बैंक और सिटी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है अग्निवान, दिखाई दे रहा है, ये अग्निवान लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियली इसकी लॉन्चिंग डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। तो अग्निवान को जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो चेन्नई बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, उन्होंने इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया है और अब बहुत जल्दी अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और इस पहले सैटेलाइट का नाम है अग्निवान, जिसको आपने देखा। इस अग्निवान को लॉन्च किया जाएगा, अग्निवान SORTED सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसको लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और जिस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है अग्निलेट इंजन। अग्निलेट इंजन जो कि अग्निकुल का ही पेटेंट इंजन है, उसकी मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट है, सिंगल पीस है और 6 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन है बेसिकली। अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो प्राइवेट लिमिटेड एक कह सकते हैं स्टार्टअप कंपनी है जिसका हेड ऑफिस आपको कहाँ पे मिलेगा, नेशनल सेंटर फॉर कंबशन R&D ऑफ IIT मद्रास इन चेन्नई में मिलेगा। ये पायोनियरिंग स्पेस स्टार्टअप टेक्नोलॉजी है। इसको 2017 में तैयार किया गया था, 2017 में बनाई गई है, जिसका प्राइमरी मकसद क्या है, छोटे छोटे जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्चिंग व्हीकल्स की मदद से लॉन्च करना है, लगभग जो कि 700 किलोमीटर तक की ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे और जिनकी कैपेसिटी 100 किलोग्राम्स की होगी। अगर हम अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ के बारे में बात करें तो श्रीनाथ रविचंद्रन इसके सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बारे में, जिसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। ये देखेंगे, ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। कैम्ब्रिज लेआउट पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में है, इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ओनली 43 डेज में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस तैयार हो गया है और इसको इनॉग्रेट किया है वर्चुअली। पोस्ट ऑफिस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है बाय द अश्विनी वैष्णव और इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है, L&T लिमिटेड और IIT मद्रास की मदद से इसको तैयार किया गया है। आज से 2 साल पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी IIT मद्रास ने जो पहली 3D प्रिंटिंग हाउस तैयार किया था उसको इनॉग्रेट करने का काम किया था। अभी 3D प्रिंटिंग क्या है, क्या कंप्यूटर के जरिए कुछ 3D प्रिंट कर रहे हैं, आखिरकार ये मामला क्या है, आइए हम देखते हैं। तो इस 3D कंस्ट्रक्शन में, इस पूरे मेथड में एक रोबोटिक आर्म होती है, ठीक है, और एक बहुत ही जाइंट आपकी कह सकते क्रेन होती है
और एक रोबोटिक आर्म जो है एक फनल से जुड़ी होती है, जिसमें एक स्पेशल प्रकार का मिक्सचर होता है जो कि बहुत जल्दी सेटल हो जाता है और बहुत जल्दी क्विकली ड्राई हो जाता है। और ये जो रोबोटिक आर्म है उसमें आपने पहले से ही अपनी एक डिज़ाइन को इंसर्ट कर रखा है, और जो क्रेन है वो हॉरिजॉन्टल तरीके से इस आर्म को मूव करने का काम करती है, ठीक है। प्रिंट करती है हॉरिजॉन्टली, और जो आपने डेटा फीड किया है वही डेटा के हिसाब से आपका घर या आपकी बिल्डिंग, आपका हाउस तैयार कर देती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक मान लेते हैं आप एक क्रेन है, एक तरीके की क्रेन है और इसके पास एक रोबोटिक आर्म है, इसमें फनल लगी हुई है, इसमें मिक्सचर भरा हुआ है और हमने डेटा को फीड किया है कि हमको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये जो क्रेन है वो इस आर्म को उस तरीके से मूव करेगी और आप देखेंगे इस तरीके से प्रिंट होता जाएगा। और ये जो कंक्रीट मिक्सचर है ना, वो इस तरीके से तैयार किया जाता है कि बहुत जल्दी जल्दी वो सेट भी हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी, इसलिए 43 डेज में वो पोस्ट ऑफिस वाली बिल्डिंग को तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ई बस सेवा। तो यहाँ पे देखिएगा पीएम ई बस सेवा शुरू की जा रही है। लगभग 10,000 ई बसेस को चलाया जाएगा, जिसके लिए 57,000 करोड़ रुपीस देने की बात की गई है। आइए हम बात करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है पीएम ई बस सेवा को ऐसी सिटीज, ऐसे टाउन जिसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है बसेस की, या फिर ऐसी सिटी जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइज बॉडी नहीं है जो कि बसों को रेगुलेट करती हो, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। इसलिए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली ऐसा कोई भी टाउनशिप, ऐसी कोई भी सिटी जहां की पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है, उन सिटीज़ में पीएम ई बस सेवा को अवेलेबल कराया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 ई बसेस को तैयार किया जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा अक्रॉस द सिटी इन द कंट्री, ठीक है। ये जो बसेस तैयार होंगी, बेसिकली स्कीम को जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से तैयार किया जाएगा। दिस स्कीम विल सपोर्ट बस ऑपरेशन फॉर द 10 ईयर्स, ठीक है। स्टेट और सिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द बसेस सर्विस एंड मेकिंग पेमेंट टू द बस ऑपरेटर। पूरे तरीके से डिप्लॉय करने के बाद बसेस को, तो इन बसेस को मेंटेन करना, प्रॉपर्ली रूट पे रन कराना, हायरिंग वगैरह करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और पेमेंट करना, ये सब स्टेट और सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और पहले फेज में 20,000 करोड़ रुपीस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, रिमेनिंग पैसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही लगाने पड़ेंगे। और पूरा जो अलॉटमेंट होगा वो 57,613 करोड़ रुपीस का होगा। ऐसी बात यहाँ पे कैबिनेट ने कही गई है, ठीक है। वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे 2020 में लाया गया था और इसका मकसद था कि हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से चेंजेस करने हैं और किस तरीके से जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं उस भाषा में बच्चों को ट्रेन करना है, एजुकेशन देनी है, जिससे उनकी लर्निंग प्रोसेस इन्हांस हो। तो कई सारी ऐसी ट्राइबल्स होती हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश भाषा को नहीं समझती, वो अपने ही कुछ नई भाषाओं का उपयोग करते हैं नॉर्मल बोलचाल में। इसलिए एनसीईआरटी ने इनिशिएटिव लिया है कि वो ट्राइबल को एजुकेट करने के लिए उनकी ही भाषा में बुक्स वगैरह लॉन्च करेंगी। इसलिए पहली बार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कोलैबोरेशन किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट के साथ और 2 ट्राइबल लैंग्वेज में बुक्स को लॉन्च किया है। वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, कुबी एंड देशिया। और इन बुक्स को लॉन्च करने का काम निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को संभालती हैं, मतलब वित्त मंत्रालय को संभालती हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान और यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली कुवी एंड देशिया बुक्स को लॉन्च किया है भुवनेश्वर में। इन बुक्स को तैयार किया गया है बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट। और इन दोनों बुक्स को लॉन्च किया गया है वो सारे बच्चे जो कि इन भाषाओं को बोलते हैं और उड़ीसा में रहते हैं, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एड्रेस करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि लगभग 62 ट्राइब्स जो है वो उड़ीसा में रहती है, जो कि उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन का 62 ट्राइबल रहती है, जो कि उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन का 23% है। कितना है, 23% पॉपुलेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको कुछ दिन पहले मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में बताया था, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी एक विलेज जाते हैं, पुरी डिस्ट्रिक्ट के विलेज जिसका नाम है विरहरे कृष्णपुर विलेज। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ के एक शहीद हैं जिनका नाम है जय राजगुरु।
तो जय राजगुरु के घर जाके उनके परिवार वालों से मिलते हैं और वहां से राइस और सॉइल को कलेक्ट करके लेकर आते हैं, जिसका उपयोग अमृत वाटिका को बनाने में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हर साल भारत के अलावा अलग अलग कंट्रीज से कई सारे लोग जो है वो मक्का की यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक है, अब मक्का में आप पहुंचे हो यात्रा करने, कई सारे रिचुअल्स होते हैं, उम्रा होता है, कई सारे रिचुअल्स होते हैं। अब रिचुअल को करने के लिए या कराने के लिए किसी की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को फुलफिल कौन करेगा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट तैयार हो गया है, जो कि मक्का में जाने वाले लोगों के रिचुअल्स को कंप्लीट करेगा, उनको गाइडलाइंस देगा और अलग अलग 11 लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा, जिससे लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकेंगे और अपनी समस्याओं को या उनको वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेट करना है या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट इनको प्रोवाइड कर सकता है। तो यही छोटी सी न्यूज़ है कि AI रोबोट गाइड्स रिचुअल इन मक्का ग्रैंड मॉस्क। तो मक्का की जो बड़ी मस्जिद है वहाँ पर AI बेस्ड रोबोट को लॉन्च किया गया है, जो कि अनुष्ठानों करने के लिए, रिचुअल्स को करने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि जो भी तीर्थयात्री आए हैं उनको गाइडेंस देना, या उम्रा परफॉर्मेंस के लिए रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट जो है उनको गाइड करने का काम करेगा। 11 अलग अलग भाषाओं में ये अवेलेबल होगा। इसमें एक टच स्क्रीन भी होगा, 4 व्हील्स भी होंगे, जिसके कारण ये आसानी से मूव भी कर सकता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी इसमें अवेलेबल होगा, ऑडियो कनेक्टिविटी भी होगी। तो काफ़ी सारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया गया है। चलिए अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और कहानी सुनने के बाद हम रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। अभी हुआ क्या था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिप्लाई करते हुए एक ऑपरेशन के बारे में मेंशन किया। वो ऑपरेशन था जेरिको। अभी ऑपरेशन जेरिको क्या है, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्पीच में लोकसभा में एड्रेस किया, रिप्लाई किया, हम उस ऑपरेशन की कहानी समझने वाले हैं। ये ऑपरेशन बेसिकली रिलेटेड है मिजोरम से, जो कि 1966 का ऑपरेशन है। ठीक है, हुआ क्या था 1966 में, मिजोरम का एक ग्रुप है जिसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट, और उन्होंने गैदरिंग की और वो लोग डिमांड कर रहे थे कि उस समय तक मिजोरम सेपरेट स्टेट नहीं हुआ करता था, मिजोरम जो है वो आसाम का स्टेट का पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर जो मिजो नेशनल फ्रंट था वो प्रोटेस्ट कर रहा था, वो मूवमेंट रन कर रहे थे और गैदरिंग वगैरह कर रहे थे कि मिजो हिल को है वो मिजोरम एक नया स्टेट बनाया जाए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो मूवमेंट चल रहा है, उसको हम सप्रेस करें, और सप्रेस करने के लिए एक एक्स्ट्रा यूनिट असम राइफल बटालियन की हिल में लॉन्च कर दी गई। ये बात मिजो नेशनल फ्रंट के लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो बहुत गुस्सा आ गए, और गुस्सा आने के बाद जो आर्मी वहां पे डिप्लॉय हुई थी, BSF वहां पे डिप्लॉय हुई थी, उनको हटाने के लिए, उनके सामान को लूटने के लिए, वेपन्स को लूटने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट ने एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन जेरिको। तो ऑपरेशन जेरिको MNF ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये ऑपरेशन रन हुआ और फ्यू डेज के बाद ही आर्म फोर्सेस जो थी, गवर्नमेंट ने जो डिप्लॉय की थी, उनको सरेंडर करना पड़ा, और इस तरीके से असम राइफल ने जब सरेंडर किया तो आइजॉल का जो एरिया है उस पर कब्जा किसने कर लिया था? मिजो नेशनल फ्रंट ने कर लिया था। अब आर्मी ने तो सरेंडर कर दिया, इसके बाद इंडियन एयरफोर्स को एक्शन में आना पड़ा और इंडियन एयरफोर्स की एंट्री यहाँ पर होती है। तो इंडियन एयरफोर्स के आप देखेंगे 2 स्क्वाड्रन, 29 स्क्वाड्रन एंड 14 स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया गया, और डिप्लॉय करने के बाद एक्चुअल मिशन वहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी साथ में मिलकर अटैक करती है, और अटैक करने के बाद वापस से पावर को कंट्रोल कर लेती है, वापस से एरिया जो उन्होंने एक्वायर कर लिया था MNF ने, वापस से उस एरिया को टेक ओवर कर लेती है, और आइजॉल पे वापस से इंडियन आर्मी का कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे चर्चा की गई थी ऑपरेशन जेरिको के बारे में। अब थोड़ी सी कहानी और ये है कि 1971 में गवर्नमेंट फाइनली एग्री हो जाती है कि मिजो हिल को एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी, और बाद में मिजोरम को 1972 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन उसके बाद मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन किया गया था MNF के साथ, और उसके बाद 53rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1986 में, और मिजोरम को आसाम से अलग होकर के यूटी के बाद अब एक स्टेट बना दिया गया। तो 1987 में मिजोरम स्टेट बनता है, और ये हमारी कंट्री का 23rd नंबर का स्टेट होता है। तो याद रखेंगे 1972 में यूटी बना था, उसके बाद 53rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 1986 के बाद में 1987 में
3rd नंबर का ये स्टेट बन जाता है। क्लियर। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर अगर 99,999 रुपीज़ तक का लोन है तो हम उसको माफ़ कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनियन पावर मिनिस्टर ने एनटीपीसी पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, डेडिकेट किया है बिहार को। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जिनका नाम है बहाव रियाज, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बारे में जिसका नाम है ग्रेक, और ये ग्रेक कहाँ पर आया हुआ है, हवाई आइलैंड के पास आया हुआ है। हवाई आइलैंड में अभी आप लोग ने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि फायर थी, आग लग गई थी, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मारे गए और अब यहाँ पे स्टॉर्म का खतरा है। अंत में बात करते हैं हम एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी द वॉरशिप आईएनएस विंध्यगिरी वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो आईएनएस विंध्यगिरी को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये प्रोजेक्ट 17A का लास्ट नंबर का शिप है। नेक्स्ट है, एन एंशियंट क्रिस्टल कॉर्ड weighing unit has been found in which archaeological site in India। तो क्रिस्टल कॉर्ड्स weighing unit संगम पीरियड से एसोसिएटेड थी और ये हमको कहाँ मिली है, हमें तमिलनाडु के केलाड़ी में मिली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the new name of National Institute of Industrial Engineering? तो IIM मुंबई, IIM मुंबई जो कि महाराष्ट्र का 2nd नंबर का IIM बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? तो आंसर हो जाएगा लेह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Ministry of Youth Affairs and Sports is organizing Youth 20 Summit from 17 to 20 of August in which city? तो ये Youth 20 Sports Summit हो रही है वाराणसी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पीएम ई बस सेवा के लिए बेसिकली कितने रुपए यहाँ पे अलॉट करने की बात हुई है? तो 57,613 करोड़ रुपीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को एक्सपांड करने की बात की है, तो कितने न्यू एडिशनल कोर्ट्स बनाए जाएंगे? 11, 17, 22 या 27? जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एक तो वो रेसलर का नाम पूछा है और सेकेंड ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट पे देंगे। बाकी सारी बातें हम कल 7 AM करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।